बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कमीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मिसाइल प्रोग्राम के सबब हम पर आयद अमरीकी पाबंदियों का कोई जवाब नहीं, मिसाइल प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का अहम इजलास भी हुआ। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। डॉक्टर साहब, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि मुज़ाकरात हो मगर मुतालबात की मंजूरी का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ ये जो हमारा सिस्टम या अरेंजमेंट है वो इस वक्त कंपेटेबल नहीं है, चल नहीं पा रहा। ठीक है ना, एक तो ये सिस्टम जो है, ये अरेंजमेंट ये नहीं चल पा रहा। जो बदलती दुनिया के तकाजे हैं उसमें जो सूरत हाल डिवेलप होनी है अगले 2 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज होती है, उसमें ये सिस्टम नहीं है। ना ये बातें हैं, ना ये मामलात हैं, ना ये पिक्चर है। एक नई दुनिया इमर्ज हो रही है, तो उसके लिहाज से मेरे ख्याल से रियासतें जो हैं, मुल्क हैं, वो अपने पॉलिसीज़ को बना रही हैं, कोशिश कर रही हैं मुकम्मल तौर पे। पूरी कोशिश है इस वक्त रियासतों की, दुनिया भर में मुल्कों की, कि वो अपने आप अपनी ग्रिप मजबूत करें मामला पे, मुल्क के अंदर भी और बाकी बाहर की दुनिया। जो अच्छा, ये जो है, इसको सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से ही इसको ना जोड़ा जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से ही सारा दुनिया में ऐसा हो रहा है। नहीं, उससे पहले आप यूरोप में देखें इलेक्शंस, उससे पहले आप यूक्रेन वॉर किस तरफ चली गई, किस तरफ सोच रही थी मगरबी दुनिया, किस तरफ उसका धारा मुड़ गया, खिंच गई जंग। तो बहुत कुछ जो है वो ट्रंप के आने से, ट्रंप इलेक्शन से पहले भी हो रहा था। लेकिन जो एक रवायती, देखें, मैं वही पे बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की आप टीम देखें, एक गैर रवायती टीम है। मतलब बाबूज नहीं है, पुराने दकियानूसी सोच वाले कि जी ये तब नहीं। एक ऐसे लोग हैं जो कि मतलब अगर कैरियर डिप्लोमेट्स नहीं हैं तो बिजनेसमैन है। मतलब नई दुनिया के जो तकाजे हैं उनको वो समझते हैं। ना वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट है, ना उस तरह से पेंटागन की शक्ल होगी, ना उस तरह से जो है वो मामलात आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, अब ये जो मुज़ाकरात हैं ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे? नहीं, मेरे ख्याल, मैं जो बात कह रहा हूँ ना, देखें, मैं जो पहले बात कर रहा था, एक गैर रवायती सी क़यादत है और बहुत ज़्यादा जो नई दुनिया के नए तकाज़े हैं। यानी आप प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनकी टीम है उसके एज ग्रुप को ना देखें, उसमें यंग से मतलब नौजवान भी हैं, उसमें जो है वो एक्सपीरियंस लोग भी हैं, दुनिया को समझते भी हैं, मुख्तलिफ ख़यालात भी हैं उनके, नई सोच है। और आप उसके साथ फिर बाकी आप यूरोप को देखें, यूरोप के अंदर मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आ रही हैं। क्या शक्ल अल्टीमेटली होती है यूरोपीय यूनियन, क्योंकि आप सोचते हैं कि एक मिनट बरतानिया ने ठीक फैसला किया था ब्रेग्जिट का, फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी चलें, इस वक्त तो यूरोप के अंदर होते तो मजीद, मतलब दुनिया का, पूरी दुनिया का एक सिलसिला अलग है। हम एक जजीरे में भी होते तो हमारे ऊपर असर होना था इन तब्दीलियों का। अगर हम किसी दूसरे सैयारे पे होते तो भी हमारे ऊपर असर होना था। ये तो आप छोड़ दें कि हम इस अक़वाम आलम के दरमियान रहते हैं, तो उसके साथ ये है नहीं, चल नहीं पा रहा सिस्टम। अब इसको कैसे ठीक करना है, वो तो जो यहाँ तक सूरत हाल पहुँची हुई है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे इंगेज करना है, कैसे बात करनी है दुनिया के साथ। और एक मुल्क का तो नहीं है मामला, चाइना के साथ भी आपने रशिया के साथ, आपने यूरोप के साथ, अरब ममालिक के साथ, बाकी पूरी दुनिया के साथ, आपके पड़ोसी मुल्क जितने हैं उनके साथ आपने कैसे इंगेज करना है आगे जाके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुल्क के अंदर मामलात। अच्छा, ये इसमें जो है ना, तो मैं बार बार गुजारिश करूँ कि ये दबाव भी बढ़ेगा और एक बेचैनी भी बढ़ेगी, और ये क्योंकि पूरी दुनिया में है, ये ग्लोबल फिनोमेना है, सिक्योरिटिक सिनेरियो है। आप ये देखें कि 1947 पे आप चले जाएं, और 1947 में जो है वो एक पार्टी जन्म लेती है जो 1947 से लेके आज तक, यानी 2024 दिसंबर तक, वो एक मजबूत जमात की सूरत में पूरा जो मशरिक़ वस्ता है, यूरोप जिसको मिडल ईस्ट कहता है, तो उस मिडल ईस्ट के अंदर आप उस पार्टी को निकाल के पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकते। और वो है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी 1947 में जन्म लेती है।
माइकल या मिखाल कह लें, मिखाल अफलाक, और सलाउद्दीन बितर, और उनके साथ जो ज़की अरसुकी, ये लोग, अच्छा सीरिया में शाम से ताल्लुक़ है, गए वहाँ पे, फ्रांस गए वहाँ पे, क्योंकि ये फ्रेंच मैंडेट में आ गया, सल्तनत उस्मानिया टूटी हुई है, तो उसके बाद ही फ्रेंच मैंडेट के इलाके हैं फ्रांस, वहाँ गए, पेरिस में मिले, उन्होंने फ्रेंच जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उससे बड़ा मुतासिर हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि वापस जाके हम अपने यहाँ ये तहरीक शुरू करते हैं। अच्छा, एक इसमें से जो है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, जो मिशेल अफलाक हैं, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, दूसरे सुन्नी मुसलमान हैं, तीसरे अलवाइट हैं, ये तीनों मिलते हैं आपस में, इनकी जो है ये एक पार्टी बनाते हैं जो कि बाथ पार्टी बनती है। और बाथ पार्टी बनती है ये लेफ़्ट की, यानी उस वक्त का जो लेफ़्ट है ये उसकी जमात है, यानी एक तरक्की पसंद जमात है। और इनके सामने जो है दूसरी जो ताकत है वो है अख़वानुल मुस्लिमून। तो एक तरह से दो आइडियोलॉजीज़ सामने आती हैं। ये दो आइडियोलॉजीज़ हैं उस दौर की, ठीक है, जिनमें एक अख़वान है और मद्दे मुकाबिल सामने जो है वो एक तरक्की पसंद बाथ पार्टी बनती है। और वो जो तरक्की पसंद बाथ पार्टी है वो आगे अच्छा वो जन्म लेती है शाम से, और 1947 से पहले जो है वो यानी ये तो 1947 में बनाए, तो उससे पहले ये फाल थे लोग सारे। वो बाथ पार्टी आके 2024 में, पहले तो 2003 में वो ख़त्म होती है इराक़ के अंदर, और फिर 2024 में वो आके दम तोड़ती है शाम के अंदर। देखें पूरा ग्लोबल नक्शा है ना, ये जो बशारुल असद हैं ये उस बाथ पार्टी के सरबराह थे। वो बाथ पार्टी जो कि उससे पहले, और ये वन पार्टी सिस्टम था, तो इससे पहले इनके वालिद हाफिजुल असद थे। हाफिजुल असद जो है वो जो फ़ौजी बगावत हुई थी 1963 की, उसमें वो आए थे, और उसमें आने के बाद ये जो एक पुरानी बाथ पार्टी थी जिसमें ये बानियान थे, ये आ गए थे। फिर ये एक न्यू बाथ पार्टी ने जन्म लिया था जो कि मज़ीद लेफ़्ट की तरफ चली गई थी और मज़ीद सोवियत ब्लॉक में चली गई थी। तो ये वो बाथ पार्टी, अब देखिए ना पूरा पॉलिटिकल ढांचा ख़त्म हो गया। अच्छा, वो ढांचा जो है वो इस तरह से ख़त्म हुआ कि पहले तो चलें 2011 में मुख्तलिफ ग्रुप्स बनने शुरू हो गए सीरिया में। देखिए ना, जैसे इराक़ में ख़त्म हो गई बाथ पार्टी, जो बाथ पार्टी बनी थी 47 में, तो सबसे पहले उसकी जो शाख थी वो शाम में बनी थी, तो पहली शाख उनकी इराक़ में बनी थी। और फिर ये था, और ये बड़े मुतासिर थे सारे लोग जब ये 1952 में जब वहाँ पे कन्नौस्कू और जमाल अब्दुल नासिर और ये सारे लोग आ गए, तो इजिप्ट के साथ, फिर उन्होंने कहा कि इजिप्ट के साथ मिलते हैं। और ये चूँकि ये पैन अरबिज़म की बात करते थे, यानी पैन अरबिज़म, नेशनलिस्ट, और ये कहते थे कि अरब एक हैं सारे, और वहाँ मद्दे मुकाबिल अख़वान मुस्लिमून थी। तो ये नज़रियाती जमातें थी। अब ये है कि वहाँ पर जो है वो बाथ पार्टी ख़त्म हो रही है, यानी आखिरी बाथ पार्टी जो है आप समझें कि वो एक तो है ना, नामों से कहेंगे जो बशारुल असद हैं ये वो नहीं, कि पूरा जो एक ख़त्म हो गया सारा सिलसिला। और उसमें जो है वो नई ग्रुप्स आ गए, टूट गया, खाना जंगी हो गई, कहीं ये हरकत तहरीर शाम आ गई जो कि दमिश्क में है। लेकिन मैं जो बात आपसे कह रहा हूँ ना, लेकिन मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल ढांचा पूरी दुनिया का टूट फूट रहा है सारा। गैर रवायती इश्यूज़ हैं कि आपने किस तरह से आगे मूव करना है, कैसे जाना है, क्या बात करनी है। अब उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, अब देखिए ना, जैसे सीरिया को लेने, अच्छा शाम जो है वहाँ पे अब जो अहमद शारा हैं, उन्होंने आज ये ऐलान किया कि जो वज़ारत दिफा है उनकी, जो उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हुई है सारे ग्रुप्स के साथ, मुख्तलिफ जो मुसल्लह ग्रुप हैं या सियासी विंग्स हैं, और सारे के सारे हथियार डाल रहे हैं। सब आमादा हो गए हैं कि हमने हथियार डालने हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ डेमास्कस से, और ये जो ऐलान है इसको, ये मैं रॉयटर्स को यहाँ 5th स्लाइड कोट करें कि एक्स रेबल फैक्शंस एग्री टू मर्ज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। ये बहुत बड़ा
मेरा ख्याल है कि एक ऐलान है, और ये सऊदी मीडिया की तरफ से भी अल अरबिया ने अनाउंस किया कि सीरियाज पहली स्लाइड जो है, आर्म्ड ऑपोजिशन फैक्शन एग्री टू मर्ज अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री। और अबू कसरा जो वहाँ पे नए उनके इन्होंने नामजद किए हैं वहाँ पे, ये अबुल हसन 600 कोड यानी गुरिल्ला जो वॉरफेयर थी, तो उसको ये हेड करते थे। तो वो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ के अनाउंस कर दिए उन्होंने, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि जी ये जो है ये सारे ग्रुप्स जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं और साथ शामिल हो रहे हैं। अच्छा, अब साथ शामिल हो रहे हैं यानी जो दमिश्क में हुकूमत मौजूद है। अच्छा, इसी दौरान जो वली जुमलात हैं, यानी अगर इस पूरे ख़ित्ते में सबसे पुराने, पूरे आप समझे कि पुराने और एक बहुत जिनकी इज़्ज़त है और बहुत एहतराम लोग करते हैं, वो हैं वली जुमलात। तो वली जुमलात जो हैं उन्होंने टर्किश प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगन से मुलाकात की वहाँ पे, ये अहमद यारार से मिले थे। और जाहिर है कि जो यहाँ पे होता रहा है, तो बशारुल असद या हाफिजुल असद के दौर में भी ये वली जुमलात जो है ना, ये यानी मैंने पहले भी बात की थी कि इनकी हिजबुल्लाह भी इज़्ज़त करता है, बहुत एहतराम है, ये हरकतुल अमल उससे पहले बाकी सारे लोग ये सीरिया की बहुत ज़्यादा मुदाखलत को पसंद नहीं करते थे। लेबनान हमेशा से इनका एक ख़ास तौर पे हाफिजुल असद के साथ, तो फिर भी बशारुल असद के तो बिल्कुल ये ख़िलाफ़ थे। और इसी तरह से आप देखें कि जो सऊदी अरेबिया या बाकी, यानी आप देखें ना, रफ़ीक अल हरेरी का जब वहाँ पे कत्ल हुआ तो उसके बाद जो है वो सीरिया को वहाँ से निकलना पड़ा। तो एक कॉम्प्लेक्स किस्म का एक ताल्लुक़ जो है वो रहा। और ये मैं आपसे अरब स्प्रिंग के खाना जंगी से पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो लेबनान की में उनका एक असर वहाँ पे मौजूद था। अब जनाब क्या हुआ कि अब वो बात पार्टी तो गई, अब बहुत सारे ग्रुप्स आ गए। अब उसमें एक जो है वो मतलब कुर्दों के 2 ग्रुप्स हैं। अच्छा, कुर्द जो है ना, देखें ये सल्तनत उस्मानिया जब टूटी है ना, तो कुर्द यहाँ पे जो है वो कहते थे कि जी, और कुर्दों का ये कहना था कि जी हमसे वादा हुआ था, क्योंकि हम भी सल्तनत उस्मानिया के अंदर उसी तरह से थे जैसे दूसरे मुल्क थे, तो हमसे ही वादा ये हुआ था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में कि ये जो है ये आप को यहाँ पे इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान दिया जाएगा। कुछ अरसे के लिए हमें मिला भी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 1923 की जो ट्रीटी थी उसमें हमें 4 हिस्से हमारे कर दिए गए, और 4 हिस्से इस तरह से किए कि एक तुर्की के पास चला गया इलाका, एक शाम के पास चला गया, एक जो है वो इराक़ के पास आ गया, 4 हिस्से हो गए, 4 टोटे हो गए उसके, और एक जो है वो चला गया ईरान के पास। तो हमें तो एक आज़ाद कुर्दिस्तान की मूवमेंट चलती रहती है वहाँ पे, और कुर्दिस्तान और वो 4 हिस्से वो कहते हैं कि हमसे तो वादा हुआ था। ये जो मेरे ख्याल से पहली और दूसरी जंग अज़ीम के ही तसलसल में आप देखें ना, तो बहुत सारे आपको तस्वीर नज़र आएंगे कि वो तस्वीरें जो हैं वो अभी तक अपनी जगह पे मौजूद हैं, और वो तस्वीरें जो हैं वो अब उनमें जनाब कुर्दों के साथ। अच्छा, अब ये जब ऐलान हुआ कि भाई सारे लोग असला जमा करवा रहे हैं, तो मेरे ज़हन में मैं इंतज़ार करता रहा, मैंने कहा जी ज़रा देखता हूँ उसको कि क्या ख़बर आती है वहाँ से कुर्द, क्योंकि इराक़ में अच्छा एक ये ज़हन में रखें कि इराक़ में एक जो नीम खुद मुख्तार सा कुर्दिस्तान मौजूद है, इरबिल वगैरह के लिए, मसरूर जहाँ पे हैं बदरानी, तो वो उन्होंने चंद रोज़ पहले जो नए अमेरिका के अंदर आ रहे हैं वॉल्स, उनके साथ उन्होंने जो NSA हैं नई, उन्होंने बात भी की, और चंद रोज़ पहले। अच्छा, तो बात यह है कि अब ये जो मसरूर बरज़ानी है, इनकी बात हुई, और उसमें जो बात हुई तो वहाँ पर उसके बाद ये हुआ कि जी ये बड़ी ज़बरदस्त हो गया कि जी, लेकिन फिर मेरे ज़हन में ये बात आई कि वो अमेरिका तो उनको सपोर्ट करता है कि जो कि इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान की बात कर रहे हैं, या जो जिनके ऊपर टर्की को एतराज़ है। अच्छा, ये जो ख़बर आई तो इसको UAE की मीडिया ने भी फ्लैश किया कि भाई ये जो जैसे 12 फ्लाइट नेशनल आर्म ग्रुप्स एग्री टू डिज़ोल्व एंड जॉइन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, लेकिन साथ वो इशू था कि ये जो शफक न्यूज़ है ना, अगर वहाँ से देखें जो कुर्द, उन्होंने कहा PM बरज़ानी एंड कांग्रेसमैन वॉल डिस्कस
14 स्लाइड, स्ट्रेंथनिंग रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो वो जो NSA हैं वो बात कर रहे हैं उनके साथ, जो कि एक कुर्द जो यानी कुर्द हैं, लेकिन मतलब मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार इलाका भी नहीं है, लेकिन वो इराक़ के अंदर मौजूद है, जो इरबिल वगैरह का इलाका है। अब ये 3-4 घंटे तक ये मामला चला, और 3-4 घंटे के बाद जाहिर है कि इसमें फिर ये हुआ कि ईरान की तरफ से ये बात हुई कि जी हम भी डेमास्कस के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं, सफारतखाना खोलने पे हमारी भी बातचीत चल रही है। और लेकिन थोड़ी देर पहले मतलब कतर भी इसमें पूरा इन्वॉल्व, ये सारे अरब ममालिक भी, और साथ उसके अमेरिका के भी वो आके मिल गए। साथ ये कि वली जुमलात, चूँकि बहुत तकरीबन दुरूज़ जो हैं वो तकरीबन 10 लाख हैं दुरूज़, और उसमें से कोई 2-2.5 लाख के करीब जो हैं, सॉरी उसमें से कोई आप समझें कि मेरे ख्याल से कोई हाँ इतने ही 2-2.5 लाख के करीब जो हैं ये इन पहाड़ों पे हैं, गोलान वगैरह के पहाड़ों पे। तो ये जो वली जुमलात हैं उनकी मुलाकात आज हुई, तैयब उर्दगन से भी हुई, उनकी मुलाकात जो है वो हुई अहमद शरार से भी हुई, और वो बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के, मैंने आपसे कहा ना कि गहरी नज़र उनकी, पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं इस पूरे रीजन के। इन पे असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुकी हैं, और ये पाकिस्तान के जो भी लोग वहाँ लेबनान में रहे हैं डिप्लोमेट, उनको पता है बड़ा खूबसूरत सा इनका एक पुराना सा जैसे होता है ना कि एक हवेली सी है बैरूत में बनी हुई, और वहाँ पे बड़ी सिक्योरिटी वगैरह और 12, तो वहाँ पे ये रहते हैं और बड़े सादा से। अब इशू ये हुआ कि ये 3-4 घंटे ये बरकरार रहा मामला, और उसके बाद फिर जो है वो जंग शुरू हो गई। किसके दरमियान? वो जो डेमास्कस में मौजूद गवर्नमेंट है, और साथ उनके जो कि टर्की जिनको बैक कर रहा है, जिन कुर्द कुव्वतों को, उनके दरमियान, और फिर उनके दरमियान जो जिनको अमेरिका बैक कर रहा है, उनके दरमियान थोड़ी देर पहले फिर लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ पर ये इशू है कि अब जैसे होता था ना कि वो क्या करना है जी, सद्दाम को भेजो, अब उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद देखा जाएगा अगले दिन, पहले सद्दाम को तो भेजो। तो इसी तरह से वो बशर अल-असद को भेजो, उसके बाद क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा ना। वो वाली सिनेरियो बन गया वो वाला कि भाई अब वहाँ पर कैसे, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि ये इशू ऐसा नहीं है कि जी एक तो यहाँ पे पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, जो भी गए वो पीछे कोई ना कोई पंगा डाल के पीछे छोड़ के चले गए, कोई ना कोई इशू ऐसा जिसकी वजह से वो एक फसाद बपाए, ठीक है। तो मतलब एक जो है ना वो फ्रांस ने उसके साथ बात कर ली, उसने उसके साथ कर ली, उधर के लोग उधर चले गए, उधर के वो पहली जंग अजीम के अलाइज उधर गए, वो उधर गए, और उसकी वजह से वो एक इशू ऐसा है जो बड़ा इस वक्त जाहिर है कि दोबारा पुरानी मेमोरी से जाग गई है यहाँ पे। अब ये कि ये जो कुर्द हैं ये दाइश के खिलाफ लड़े हैं, जो टर्की के साथ कुर्द हैं वो भी दाइश के खिलाफ लड़े हैं, ये जो हैं ये भी दाइश के खिलाफ लड़े हैं। हरकत तहरीर शाम, क्योंकि ये पहले तो अलकायदा में थे ना, तो फिर उसके बाद ये जो है अलकायदा से अलहदगी हुई तो ये अलग हुए, और ये भी दाइश के खिलाफ लड़े। लेकिन इशू ये है कि अब ये सारे अगर ये कहते हैं कि सीज़ फायर भी हो रहा है तो असला तो नहीं देंगे, दुरूस्त तो कभी भी नहीं देंगे, और मेरे ख्याल से बाकी लोग भी असला तो नहीं देंगे। अच्छा, ईरान जो है उसने कहा कि हम बातचीत कर रहे हैं, और ईरान जो है वो इस वक्त जाहिर है कि उन्होंने कहा कि हम अपनी बातचीत कर रहे हैं, कुछ दोबारा सफारत खाना हम खोलेंगे जनवरी के आखिर में, और बातचीत सारी हुई। लेकिन ईरान की यानी सीरिया की जो आप कहें कि इस्तेकाम है उसमें ईरान का रोल है, ईरान को आप नहीं हटा सकते, ईरान का एक रोल है। जैसे कुर्दों का रोल है कि कुर्द उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दाएं जाएंगे। मैंने कहा ना कुर्द 4 मुल्कों में है ना, कुर्द जो है वो 4 मुल्कों में है। कुछ इलाके उनके टर्की के पास हैं, जो टर्की कहता है कि हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलाके उनके ईरान में, ईरान कहता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इलाके उनके जो हैं वो सीरिया में हैं, शाम में, जहाँ पर ये अभी फटा पड़ा हुआ है। तो बात ये सारी, और कुछ इलाके उनके इराक में हैं जहाँ पर ये जो है वो उनकी इरबिल वगैरह, और ये एक तरह से आप समझ लें कि खुद मुख्तारी दे दी गई, किसी तरह अमेरिकन ने उनको दे दी, और उनके NSA से बात कर रहे हैं अमेरिकन ने इराक के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं बात की अभी तक, ट्रम्प टीम ने उनसे बात की। तो इशू ये है कि अब इसमें यहाँ पर ये एक सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है कि जिसमें पेचीदगी है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग क़यादत की ज़रूरत है, मजबूत क़यादत की। मजबूत क़यादत से मतलब ये है कि आप यानी वो होता है ना जी, अच्छा जी हमने ये कहा था चूँकि ऐसे था, वो लिख रहे हैं लंबी चौड़ी प्रेस रिलीजें मुल्क जारी करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ऐसा ना है ना होने जा रही थी। देखें ना, सफारती आदाब ऐसे थे। कोई कनाडा में देखें कैसे झटका दे दिया कनाडा जो है, वहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे हैं एरिक, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसमें फॉर सेल लगा दी है कनाडा को अमेजोन पे कनाडा फॉर सेल है, कनाडा फॉर सेल है। उसमें उन्होंने वो लगा दी है, अपने एक्स पे उन्होंने पोस्ट की है। और वो पैनामा कैनाल के बारे में जो बात कर चुके हैं, या जो इससे पहले वो जर्मनी के बारे में, फ्रांस के बारे में, या वो उनकी टीम बात कर रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो सीरियस हैं। ये मजाक नहीं है। ये पैनामा कैनाल के बारे में, कनाडा के बारे में सीरियस है। कनाडा जो है ना, कनाडा बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, हमारा बड़े उनसे ताल्लुकात हैं, बड़ा ज़बरदस्त। ये दूसरा है बड़ा मुल्क रकबे के लिहाज से, दुनिया का सबसे बड़ा साहिल है। और ये जो है, इसको बाकायदा जो आज़ादी मिली है 1982 में मिली है बरतानिया से। ये पहले जो है यहाँ पर जब भी पहुँचे, पहले तो पहुँचे ना यहाँ पे जो इटालियंस पहुँच गए इस पूरे इलाके में, जो कि अब नॉर्थ अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, या बाकी जो कॉलोनी है। तो पहले तो इटालियंस पहुँचे, इटालियंस के बाद फ्रेंच पहुँचे, फ्रेंच के बाद फ्रांस का और बरतानिया का फड्डा हुआ। फ्रांस का और बरतानिया की लड़ाई हुई, ये तो 16वीं सदी, 17वीं सदी, फिर उसके बाद ये 19वीं सदी में अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं सारी। तो ये उसके बाद ये बरतानिया के अंडर, फिर बरतानिया के अंडर आ गया, क्योंकि फ्रांस हार गया, तो ये बरतानिया के अंडर आ गया। तो अगर हम उस वक्त का ये देखें ना, तो ये बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग बात नज़र आएगी कि जो कनाडा है वो तो बरतानिया की एक कॉलोनी रहा। अगर हम उस वक्त के मैप्स वगैरह दिखाएं तो उसमें अच्छा, ये जो है वो उनका एक तरह से ऊपर जो है वो पूरा फ्रांस है, और ये इस मैप को देखें ना, तो एक न्यू फ्रांस है, ये एक ब्रिटिश कॉलोनीज है, ये नॉर्थ अमेरिका का नक्शा है, और एक न्यू स्पेन है। और फिर बरतानिया और फ्रांस का फड्डा हुआ, इनका पेचा बढ़ा, तो जो फ्रांस था वो बरतानिया से हार गया, और बरतानिया जो है वो आगे आ गया। और उसके बाद जब यहाँ पे इनकलाब आ गया, यानी आज़ादी हासिल कर ली अमेरिका ने, तो अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की थी? अमेरिका ने आज़ादी बरतानिया से हासिल की थी। तो जब अमेरिका ने, उनकी कॉलोनीज ने बरतानिया से आज़ादी हासिल कर ली, तो जो बरतानिया के साथ जो ज़्यादा बरतानिया को पसंद करने वाले लोग थे, वो शुमाल में चले गए, वो कनाडा में चले गए। तो कनाडा का और बरतानिया का आपस का एक ताल्लुक है, और वो बरतानिया से फिर बरतानिया के अंडर रहा काफ़ी अर्से, फिर बरतानिया ने उनको, और अगर हमें वो दिखा सकें कि जिसमें वो बाकायदा ऐलान कर रही हैं बाय द क्वीन, ठीक है ना, ये बाकायदा गॉड सेव द क्वीन, ये आप देखें 21st स्लाइड, बाकायदा ऐलान हो रहा है क्वीन विक्टोरिया के ज़माने में कि 33rd एंड 64th ईयर्स जब हो चुके हैं, तो एक्ट यहाँ पे कॉमनवेल्थ का हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। उसमें क्वीन ये कह रही हैं कि ये जो इलाके हैं सारे, और ये मतलब साउथ वेल्स, विक्टोरिया, फलाना, ये ऑस्ट्रेलिया का ऐलान जैसे कर रही है ना क्वीन, इनको आज़ाद करते हैं। तो कनाडा का भी ऐसे ही हुआ था, कनाडा का भी ऐसे क्वीन ने किया था, ये कनाडा का मैं कल दिखाऊंगा। तो इसी तरह से वो तो अभी हुआ था 1900 मेरे ख्याल से 82 में प्रॉपर उनका जो ऐलान हुआ है ना कि कनाडा को आज़ादी मिली। 1982 से पहले वो कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं थे कनाडा। उनके कुछ इलाके जो हैं वो जो है वो यानी काफ़ी ज़्यादा बरतानिया खुद। अब ये देखिए ना कि अमेरिका ने बरतानिया से आज़ादी ली है, ये कितनी अजीब बात लगती है। अमेरिका ने आज़ादी बरतानिया से ली है, और उसके बाद जो है वो बरतानिया और फ्रांस का फटा पड़ा है अमेरिका के लिए, और उसमें बरतानिया जीत गई है। और आखिर में बरतानिया से जो लोग गए थे, उन्होंने बरतानिया से कहा कि जा निकल जाओ। वो लोग वहीं से थे जो आए थे, खुद ही बरतानिया से या यूरोप से आए थे ना, उन्होंने कहा कि बरतानिया की बात हम नहीं सुनते, तो अमेरिका बन गया। मतलब एक अजीब सी तारीख है। अब इशू ये है कि वो जनाब वो सीरियस हैं इसमें। उन्होंने कहा कि जी अब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट हिल गई, क्योंकि जवाब नहीं दे पा रहे। वो क्या जवाब दें? उन्होंने कहा ये तो हमारा इलाका है, ये पूरा हमारा इलाका है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने रीज़न दिया कि भाई ये तो जो हमारी कॉलोनी, कुछ लोग ऊपर चले गए थे, कुछ आगे पीछे चले गए, तो हमारा इलाका हम इसको ले लेंगे। मतलब ये बात जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दी। अब मसला ये है कि अब वो इस पर अब ख्याल तो बरतानिया, आज का बरतानिया खड़ा होगा। बरतानिया के खुद अंदर बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट है, जो लेबर गवर्नमेंट है, बड़ी पॉपुलर गवर्नमेंट है लेबर। लेकिन ये है कि वो अभी आए हैं, और अभी वो जाहिर है कि एक रवायती बड़ा ज़बरदस्त, मैंने कहा ना कि बरतानिया में बड़ी ज़बरदस्त लेबर गवर्नमेंट है। लेकिन कैसे मामला तय करने हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो अभी तो वो अपनी इत्तेहादियों की तरफ है ना। अभी तो जो सामने लोग हैं उनकी तरफ तो क्या कहते हैं, वो अभी वो बंदूक सीधी नहीं की।
अभी तो ट्वीट्स, बातें टक 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 गैर रवायती अंदाज ना आप बना रहे हैं जी, हम प्रेस रिलीज जारी करेंगे, कोई मुल्क सोच रहा है बयान क्या दें, वो उधर से उधर ट्वीट कर दिया, दूसरा ट्वीट, तीसरा बयान, आगे पीछे दाएं बाएं। तो इस पूरे सूरत हाल में दुनिया देखिए ना, जैसे ये हुआ है टर्की के अंदर, तो ये सॉरी सीरिया में टर्की, अब टर्की पूरी कोशिशें कर रहा है कि स्टेबलाइज, ईरान पीछे हट गया, लेकिन ईरान अगर पीछे हटता भी है तो एक वैक्यूम जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि इसमें इस पूरे के पूरे सिलसिले में ईरान मौजूद है, क्योंकि कुर्द इलाके कुछ ऐसे हैं जो कि ईरान यानी कुर्द अपने इलाके ईरान के साथ भी करे। मैं आपसे कहता हूँ ना कि मैं एक जगह ऐसी जगह पे है, लोगों को यकीनन जो इरबिल से थोड़ा सा दूर जाएं तो एक तरफ आपको टर्की नज़र आता है, एक तरफ ऐसे ऐसे एक पहाड़ी के ऊपर आप खड़े हो ना, तो एक तरफ टर्की आपको नज़र आता है, एक तरफ ईरान नज़र आता है, बिल्कुल दरमियान में, और आप कहते हैं कि ये अच्छा दोनों तरफ कुर्द नहीं, कुर्द इलाके। तो बात सारी ये है कि ये अब एक तो ये मसला हो गया कि जी वो अच्छा वहाँ फिर लड़ाई शुरू होगी थोड़ी देर पहले दोबारा आपस में। इसका मतलब है उन्होंने जो ग्रुप्स हैं, कतर पूरी सपोर्ट, सारे अरब मुल्क, जॉर्डन सपोर्ट कर रहा है, कतर कर रहा है, EU कर रहा है, टर्की कर रहा है, और सारे मुल्क कर रहे हैं। लेकिन यह है कि वो इवन रशिया ने कहा कि हमारी बेसिस के लिए बात चल रही है वहाँ पे हमें शरार से, लेकिन ये है कि वो एक ऐसा वैक्यूम खड़ा है कि जिसमें अगर टर्की सकिन ज़्यादा होता है तो सामने अमेरिका है, तो क्या किस तरह से आपस में होगा सिलसिला। और ईरान ने तो दरमियान में कहा कि हम पीछे हटते हैं इसमें से, क्योंकि ईरान ज़ाहिर है कि इस वक्त एक जो सूरत हाल बनी है। अच्छा, बशार अल असद, एक ईरान ने एक और भी बात बड़ी एक इंटेलिजेंट उनकी तरफ से डिप्लोमेटिक में, जो आखिरी दिन थे ना बशार अल असद के, तो ईरान ने हेल्प नहीं की, उन्हें कहा लेट हिम गो, क्योंकि वो मतलब इतना वर्थ नहीं था कि आप उसको बशार अल असद को बचाएं। तो बशार अल असद की अपनी फौज तहलील हो गई, ईरान ने अपने कोई मजीद वहाँ से पासदारान वगैरह को नहीं भेजा, और ये जज किया सारे मुल्कों के साथ जो उनकी जो भी मीटिंग्स हुई होंगी, लेकिन जज किया कि भाई सूरत हाल में ये बशार अल असद तो बिल्कुल उसको तुक नहीं बनती, ना तो ये इधर का है ना उधर का है। उन्होंने रशिया से बात की होगी, रशिया के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं ईरान के, और आज काफ़ी उस पर पेशरफ्त हुई है। मेरे ख्याल से जनवरी के एंड में एक बड़े मुआहदे साइन होंगे ईरान और रशिया के दरमियान। तो ईरान ने कहा कि ठीक है, ये मतलब हम पीछे हटते हैं सारे, और दरमियान में आज फिर हुतीज़ ने दोबारा तल अवीव के ऊपर जो है वो फिर मिसाइल दागे हैं, और हो सकता है ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई हो जाए इसराइल की तरफ से, हो सकता है ना हो सकता है अमेरिका कुछ, यानी अभी एक इतनी टर्बुलेंट सा एक है ज़रा कि आपके लिए अपने अंदरूनी ना कि उसको ये उसने बयान दिया, जज ने ये कहा, ये कमेटी बैठ गई, ये नॉन इश्यूज़ हैं। और मैं आपको सिर्फ एक बात में ये बताऊं कि जो इसमें जो आने वाले, अब मेरे ख्याल से ब्रेक लें तो फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में, अब देखिए ना जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अमेरिका में वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात कर रहे हैं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो बहुत सारे लोगों को दुनिया से इनवाइट करने जा रहे हैं, जो पहली दफ़ा होगा। प्रेसिडेंट की इनॉग्रल में अमूमन नहीं आते, इनवाइट नहीं होते। मैंने कहा ना एक गैर रवायती सदर है, गैर रवायती सदर है, और इंटेलिजेंट टीम, उनकी इंटेलिजेंट टीम है बराए करम, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, और ये मुख्तलिफ अपने अपने शोबों में ना, मतलब बाबू नहीं है, पुराने ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो लिख रहे हैं नहीं, वो स्मार्ट लोग हैं आज की दुनिया के लिहाज से। तो अब कैसे उनके साथ मुकालमा करना है, क्या करना है, वो जी ऐसे, मैंने कहा ना कि आपको स्मार्ट यहाँ पे लोग चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इस दुनिया में रहने के लिए। और आपका मामला सिर्फ एक अमेरिका का इशू नहीं है, बाकी इशू सारे, बांग्लादेश, ये पूरा जो म्यांमार के अंदर मामला ख़राब हैं, फिर उसके बाद जो हालात खुद ब खुद, ये पूरा जो मशरिक़ वस्ता का सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, रशिया, तो बात ये है कि चाइना, तो हम ये जो इश्यूज़ हैं ना इस वक्त, मैं फिर वो बार बार कहता हूँ कि ये सिस्टम उसके साथ नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन की दुनिया है, स्ट्रॉन्ग मैन, और स्ट्रॉन्ग मैन भी जो है वो ऐसे के जो बराह रास्त बात कर सकें, जवाब दे सकें। तो उसमें ये नहीं कि वो उधर पैसे पड़े हुए हैं तो जी बात क्या करनी है हमने, तो जी वो ये ना हो जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ही नहीं होता। मुल्क इस वक्त अपने, आप देखें ना, मुल्क अपनी इस वक्त उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभर के सामने आ रही है, और वो ऐसे लोग कम से कम जो कि जिन पे और कोई एलिगेशन ना हो किसी किस्म का, तो वो फिर बात कर लेते हैं साथ। अगर बहुत ज़्यादा जो है वो इस तरह से सिस्टम जैसे हमारे यहाँ बना हुआ है इस वक्त, ये पूरी दुनिया में है, तो सिस्टम हिल रहा है। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग, ये सारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मेरी दुआ है, और मुझे ये भी इल्म है कि इसमें से निकलना कुछ नहीं है, लेकिन वक्त हमारा बहुत ज़्यादा लॉस्ट जो ईयर्स हैं पिछले चंद के, भाई लगे हुए आपस में लगे, उससे निकलना है किसी तरह, और निकलेंगे आप
तो आपके मामला जो है देखिए ना, मुल्क कैसे आपस में, मुल्कों के आपस में नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को कोई उसमें हमायत में, आप अपना टर्मोइल ख़त्म करें, आप देखें कि कैसे आप निकलते हैं आगे, लेकिन अंदर का अनरेस्ट ख़त्म करें। ठीक है, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी इस वक्त, ये देखें ना इस वक्त तो, और आने वाले दिनों में चूँकि दबाव बढ़ेगा तो इसलिए जो है, अच्छा जितने भी हमारे मसीही कम्युनिटी है सबको बहुत बहुत क्रिसमस ईव है, तो सबको बहुत मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस वैसे कहना चाहिए। मैरी क्रिसमस एक ट्रेडिशन है बरतानिया का, तो ये तो ज़्यादा मैरी क्रिसमस, कहीं कहीं हैप्पी क्रिसमस भी कह देते हैं। 3री सदी से ये स्टार्ट हुआ था जो क्रिसमस की, जब ये कॉन्स्टेंटाइन आए और उन्होंने रोमन एम्पायर के अंदर प्रॉपर क्रिश्चियनिटी कबूल की एम्पायर ने, तब से मनाना शुरू हुआ। 12 सबको बहुत बहुत मुबारक हो और खैरियत के साथ अल्लाह ताला ये दिन गुजारे पूरी दुनिया में, और नया साल भी अच्छे तरीके से आए। अच्छा, इसमें जो मैं बात ये कह रहा था कि ये जो एक सिनेरियो डेवलप हुआ ना, देखें अब इसको सिर्फ इस लिहाज से आप ज़रा सिर्फ अगर आप हम देखें ना कि वर्डिंग किस तरह से, जैसे कुर्दिस्तान 19 स्लाइड देखें, उनका जो मीडिया है वो कह रहे हैं माइक वॉल्स गुड फ्रेंड ऑफ कर्ड्स नेम एज ट्रम्प्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। माइक वॉल्स जो है कुर्दों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। कुर्द उस वक्त दाइश के ख़िलाफ़ लड़े हैं, कुर्द बहुत लड़े हैं दाइश के ख़िलाफ़, लेकिन मसला ये कि ये भी लड़े हैं, जो हरकत तहरीर शाम वाले हैं ये भी लड़े हैं। अच्छा, तो ये इन्होंने वहाँ से, अच्छा वो जो डिमांड करते हैं ना, वो डिमांड यूनाइटेड नेशंस की जिनेवा में उनके पड़ी हुई है ये फाइल, इसकी बेस पे वो कहते हैं ये ट्रीटी ऑफ लुज़ाने जो साइन हुआ था पीस एग्रीमेंट, और ये 1923 का, उसमें हमें जो है ये फारिग कर दिया गया। हालांकि उससे पहले जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ में जो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसके मुताबिक तो हमें इंडिपेंडेंस दे दी गई थी। 18 स्लाइड जो है, तो वो कहते हैं ये सेवरिस जो मुआहदा था उसमें तय हो गया था कि कुर्दिस्तान अलग होगा, लेकिन बाद में वो हमें दिया नहीं गया, 4 मुल्कों को तकसीम कर दिया गया। पहली जंग अज़ीम के बाद हम भी सल्तनत उस्मानिया थे, फिर उन्होंने कुछ अर्से के लिए इंडिपेंडेंट हुए, फिर अलग हो गए थे, फिर वो कहते हैं कि एक फटा बार पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसकी बेस पे ये देखें ना, ये अब अगर मैं अल अरेबिया को कोट करूँ ना कि मीडिया भी उसकी लैंग्वेज, कुर्दिश लेड फोर्सेस, ये 27 स्लाइड हम दिखाएं, कुर्दिश लेड फोर्सेस पुश बैक टर्किश बेस्ड सीरियन फैक्शंस इन अ टेंस ऑफेंसिव। अच्छा, यानी जो इसमें जो टर्किश मीडिया है वो इसको इस तरह से कहेगा कि ये जो है ये टेररिस्ट हैं जो कि कर रहे हैं। जो अरब हैं, अरब बेशतर ममालिक, उन्होंने सपोर्ट किया है यहाँ पे नए चेंज को, लेकिन उसके साथ ही वो टर्किश बैक, और वो इसको देख रहे हैं अभी कि ये किस तरफ जाता है अल्टीमेटली। यानी वहाँ तो टर्की मौजूद है ना, मिलिट्री मौजूद है, अरब मुल्कों की फ़ौज तो नहीं है वहाँ पे। तो जो अहमद शरार हैं उनको यही है कि भी जॉर्डन ने आके मिला, मुझसे मुलाकात की, कतर ने मुलाकात की, सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन किया, बाकी लोग गए, लेकिन जहाँ पे ये लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर या तो इससे पहले टर्की था जो अभी भी है, या फिर ईरान था। तो ईरान तो पुल बैक ईरान ने किया। अब इशू ये सारा, और हिजबुल्लाह वहाँ पर उसके बहुत लोग उसकी क़यादत, और बहुत जो लेबनान की सूरत हाल है वो एक बड़ी कशीदा है। तो ये, और ज़ाहिर प्यूटन उलझे हुए हैं वहाँ पे यूक्रेन में, तो ये टाइम मिला, तो इसमें ये सारा सिनेरियो बहुत सारी है जो मैं आपसे बार बार बात कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे रूल्स ऑफ द गेम चेंज हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जी ऐसा है कि हम कल सफारत खाने में परसों छुट्टी है तो हम देखेंगे, तो उसके बाद एक बयान जारी होगा तो उसको बयान को कैसे है, उसके अल्फाज, उससे पहले पता चला कि वो दुनिया के हालात चेंज होने शुरू हो गए। ठीक है ना, तो बात सारी है कि इसलिए मैं ये फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि उसमें जो मुल्क है ना उसमें, अच्छा इस वक्त आप ये देखें ना कि टर्की नेटो का बड़ा मजबूत मुल्क है, मगर असर्ट कर रहा है पूरी, और तैयब उर्दगन की जो प्रेसिडेंट उर्दगन की जो डिप्लोमेसी है, और वो वजीद जुमला से भी मिले हैं, वो नेटो में हैं उनको, और उन्होंने भी ज़ाहिर कैलकुलेशन की है पूरी, लेकिन उसके साथ ही वो अच्छा क्योंकि कॉन्टीन्यूटी है तो ये ज़ाहिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी जानते हैं पहले, ठीक है, इनके फॉरेन मिनिस्टर भी, इनके लोग भी सारे, और ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ हैं। यानी जो सऊदी अरेबिया की अगर स्ट्रेटजी है लेबनान में या सीरिया में, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है।
अगर टर्की की है तो लॉन्ग टर्म है, तवील अरसे के लिए, वो हर कुछ दिनों बाद तब्दील नहीं हो रही कि उसमें 360 डिग्री चेंज हो गई, ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म कि जी इंडिया ने अमेरिका के साथ कैसे रहना है और चाइना के साथ कैसे रहना है, रशिया, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ठीक है ना। और वो जाहिर है कि एक फ्लूइड सी सूरत हाल है, क्योंकि इंडिया भी ये देख रहा है कि भाई कनाडा के साथ ये हुआ है, बरतानिया के, तो हमने किस तरह बात करनी है, किस तरह नहीं। और अब आप देखें ना कि कनाडा के अंदर जो उसका जो हुआ है सारा सिलसिला, तो ये दो उनके जो आज उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 23rd और 24th स्लाइड, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट सन शेयर पोस्ट ऑन एक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप बाइंग कनाडा ऑन अमेजॉन। अब मुझे बताएं ना कि ये 23rd, इसको कनाडा का ये मेन हेडलाइन है उनकी न्यूज़ की, तो इस कैनेडियन टीवी की, तो मुझे बताएं इसके बाद क्या सूरत डेवलप होगी वहाँ। और फिर उसके बाद आप दूसरा उन्हीं की खबर देख लें तो 24th, तो वो कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो शुड स्टे और गो, आइदर वे कैनेडियन शुड ब्रेस फॉर स्प्रिंग इलेक्शन। क्योंकि वो जवाब कैसे देना है, वो अब जवाब तो मतलब कोई जवाब तो देना। अब इधर से जस्टिन ट्रूडो कहते हैं तो ये तो गवर्नर है, तो गवर्नर बनेगा उधर का, कि वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, अब तो कोई दूसरा आएगा तो वो कैसे करेगा। मतलब एक इशू ऐसा है कि जिसमें आगे जो है वो चलना है। और यूरोप अपनी, ऐसा तो नहीं हम कनाडा में हैं भाई, वो बरतानिया में देखें, मतलब मुल्क अपने आप को इस वक्त फ्रांस के अंदर एक ट्रांजिशन कैसे आगे रहते हैं, वो नेटो के अंदर कैसे नहीं रहते, ये जंग किस रुख पे जाती है आगे, उन्होंने पुतिन से क्या मामला तय करने, ट्रंप ने कैसे मामला, चाइना के साथ कैसे। तो बात यह है कि इस पूरे टर्मोइल में ये जो हो रहा है ना, वो उधर मतलब है कि 4 रुकनी बेंच, 2 रुकनी बेंच, 3 रुकनी, 8 रुकनी बेंच, जो तारीख डल गई, इसमें आपको मुल्कों ने स्मार्टली मूव करना है। सबसे पहले रवायती बाबू जो है वो काम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें दुनिया को डील करना मसला होगा। और जैसे आप देखें ना कि जैसे अब मुझे बताएं ना, टर्की कैसे, देखें ना मुल्क कैसे, ईरान, टर्की, चाइना, रशिया, यूरोप के मुल्क, कनाडा, वो जो साउथ कोरिया में नए प्रेसिडेंट आए थे, पिछले प्रेसिडेंट की इम्पीच होने के बाद जो कायम मकाम आए थे, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी, उनकी भी इम्पीचमेंट के किस्से शुरू हो गए, उनको भी इम्पीच करके निकालो, तो एक क्राइसिस वहाँ खड़ा हो रहा है। तो इशू ये है कि अब इसमें बहुत सारी ये है कि सबसे पहले तो गैर रवायती, उसके लिए तैयार हों कि जी आपने स्मार्ट कैसे, तजुर्बे को छोड़ देते, उसके साथ साथ स्मार्ट मूव कैसे करनी है, ठीक है ना। लेकिन कुछ ना कोई मूव करनी है, आपने ऐसे नहीं पड़े रहना। जो जस्टिन ट्रूडो जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो वो पता चला कि वो जनाब जवाब ही नहीं दे पा रहे, तो उन्होंने वो आगे से वो कह दिया। और ट्रंप वाकई वो जो बात कह रहे हैं ना, ट्रंप ही मीन्स बिजनेस, वो सीरियस हैं ट्रंप, उसकी बात को करके पैनामा कैनाल उठाऊंगा, चाइना ने कहा, हो सकता है चाइना के ऊपर, ये पैनामा कैनाल के ऊपर कोई मामला हो, लेकिन ये है कि वो जब कह दिया तो कह दिया, वो एक पॉलिसी है, वो ख़त्म। उसके बाद हम ऐसे देखेंगे ना जी वो ऐसे होगा, सफ़ीर को बुला के देते नहीं, तेज़ी के साथ यहाँ से निकलें जो आपके ब्राइटेस्ट लोग हैं। और सबसे पहले तो ये कि उनकी कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बाहर के मुल्कों के पास हो, पता चला कि उन्होंने जो है वो उधर से यानी करप्शन और पैसा और ये सारे मामला। और उसके बाद आपके जो स्मार्ट डिप्लोमेट्स हैं और बाकी जो लोग हैं, उनको आप मोटिवेट करके आगे लेकर आए। अभी तो पहले से ही हम मतलब इंतज़ार करें ना कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है दुनिया का, और फिर उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज़ को, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ को, लेकिन ऐसे रखें कि फ्लेक्सिबल, क्योंकि हालात तब्दील हो रहे हैं तेज़ी से। तो उस तब्दील होते हालात के लिहाज से वो कहते हैं ना अलर्ट, बिल्कुल 24/7 अलर्ट कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, बजाय इसके कि वो जो है ना वो जी अब तो सो रहे हैं रात को, तो वहाँ तो इंडिया में अगर रात है तो अमेरिका में भी रात होगी, ऐसे नहीं है। या बांग्लादेश में वो यूनस, जब इस वक्त सूरत हाल ऐसी है ना मुल्कों की, तो यहाँ पर मेरा ये ख्याल है कि हमें इस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सबको बैठ के, सारे स्टेक होल्डर्स को, बाकी जो लोग हैं आपके, सबको बैठ के ये देखना है कि आने वाले ये पॉलिटिकल तो मैन मेड क्राइसिस है ना, इससे निकलें, आगे निकालें पाकिस्तान, आपस में बैठ के निकालते हैं, अदालतों के थ्रू निकाल, जो भी है ये टर्मोइल अंदर का ख़त्म करें। इसमें सकिन हो गए सारे, और वो कहते हैं ना कंज्यूम हो गए बहुत सारे कंज्यूम तकार के हो गए कि क्या क्या करें जी। तो इशू ये है कि वो चैलेंजेस तो सामने खड़े हैं सारे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।